मैं विजयराज श्रीवास्तव, श्री जयनारायण मिश्र महाविद्यालय लखनऊ में कॉमर्स फैकल्टी में बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस विभाग में विभाग अध्यक्ष हूँ। और मेरे इस परिचय के साथ आज के सब्जेक्ट का टॉपिक का मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है, उसका क्या महत्व होता है और विशेषकर क्या बातें होती हैं जब हम बिजनेस प्लान बनाते हैं तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा चर्चा जो हमारा सब्जेक्ट का टॉपिक होगा वो फिजिबिलिटी टेस्ट करना, फिजिबिलिटी को समझना, किसी भी बिजनेस प्लान की फिजिबिलिटी क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी क्या है, इस पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। बिजनेस प्लान एक बहुत ही प्राइमरी और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। जब हम कोई भी बिजनेस आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में कोई भी प्रोजेक्ट हम ला रहे होते हैं तो हमको एक बहुत इन डेप्थ प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग का महत्व यह है कि हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा जो बिज़नेस जो हम लाना चाहते हैं, जिस बिज़नेस में उतरना चाहते हैं, वो हम उसका संचालन सफलतापूर्वक कर सकें। और जिन उद्देश्यों के साथ हम अपने बिज़नेस को ला रहे हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को ला रहे हैं, वो उद्देश्य हमारे भली भांति पूरे हो सकें। बिजनेस में या एंटरप्रेन्योरशिप में या किसी एंटरप्राइजेस को आरंभ करने के लिए बहुत सारे सर्वे करने पड़ते हैं, बहुत सारे अध्ययन करने पड़ते हैं। ये निर्भर करता है कि उसका बिजनेस साइज क्या है। बहुत से ऐसे वेंचर्स हैं जो छोटे कैपिटल से शुरू किए जाएंगे, बड़े कैपिटल से शुरू किए जाएंगे या बहुत बड़े कैपिटल से शुरू किए जाएंगे। जितना ज़्यादा हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जितना ग्रोथ हम चाहते हैं, जितना एक्सपेंशन हम चाहते हैं समय बीतने के साथ, तो उसमें हमें उतने ही प्रयास पहले होमवर्क की तरह से करने पड़ते हैं। क्योंकि ज़्यादा फाइनेंस जहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ज़्यादा जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पे हमारे रिस्क भी उतने ही बढ़ेंगे। उनका प्रबंधन करना, उनका संचालन करना, इस तरह के बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। एक बिजनेस प्लान एक ब्लूप्रिंट की तरह से है। जैसे कोई व्यक्ति अपना मकान बनवा रहा हो तो वो एक ब्लूप्रिंट बनाता है। पहले कितनी स्पेस उसके पास है, कितनी ज़मीन है और क्या क्या सुविधाएं उसको उस मकान में चाहिए, तो उसका एक नक्शा तैयार करता है। बिजनेस प्लान भी कुछ वैसे ही है। या आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारे घर में कोई छोटी सी पार्टी हमें रखनी है तो हम बैठ कर के कागज़ पेन लेकर के बैठते हैं और एक डिज़ाइन करते हैं कि कितने लोग आएंगे, क्या मेन्यू रहेगा, किस जगह पे कितने बजे अपने घर में पार्टी करें या किसी एक आउटडोर लोकेशन पे करें, कितना बजट रहेगा, इस किसको किसको बुलाना है और क्या हम उसमें कोई एक्टिविटी करेंगे, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करेंगे। इस तरह की तमाम चीज़ें जब हम एक घर के छोटे से फंक्शन के लिए, जो कि वन टर्म होता है, हम एक योजना बनाते हैं। उसी तरीके से जब हम कोई बिजनेस आरंभ करते हैं तो हमें एक प्लान की ज़रूरत पड़ती है और ये प्लान इनफॉर्मल तरीके से शुरू होते हुए फॉर्मल तरीके पर जाता है। बिजनेस प्लान को बनाना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि हमारे बिजनेस की जो सफलता है उस बिजनेस प्लान पे काफ़ी कुछ निर्भर करती है। जितना अच्छा हमारा बिजनेस प्लान बनेगा, हम सफलता को उतना ही ज़्यादा इंश्योर करेंगे। जब हम बाज़ार में उतरते हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेकर के आते हैं, तो हमें बहुत सारे अनुमानों पे काम करना होता है। हमें पता नहीं होता है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन भविष्य में जो हो वो हमारे लिए फ़ेवरेबल हो, इसके लिए हम तमाम सारे आकलन करते हैं। और ये आकलन काफ़ी कुछ रियलिटी के क्लोज़ होने चाहिए। तो रियलिटी के क्लोज आकलन करने पर हमें अपनी वस्तु स्थिति का पता लगता है कि जो प्रयास हम बिजनेस में करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स या सर्विस, गुड्स या सर्विस हम ऑफर करने जा रहे हैं सोसाइटी को, वो कितना सक्सेसफुल होगा, उसको लेकर के बिजनेस करना कितना सक्सेसफुल होगा। क्योंकि बिजनेस करने का मतलब केवल ये नहीं है कि हम किसी एक दिन कुछ पैसे लगा करके और उसको भविष्य के भरोसे छोड़ दें कि जो होगा देखते हैं। हमें कुछ थोड़ा सा फील हुआ कि हमें मार्केट मिलेगी, हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको कस्टमर्स बहुत मिलेंगे और हम उसको बाजार में लेकर के उतर गए।
हमारा ये अनुमान किन बातों पर आधारित है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बिज़नेस प्लान एक हमें भविष्य की रूपरेखा तय करने में मदद करता है, और बिज़नेस प्लान अमूमन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करना उचित रहता है। आजकल जो प्रैक्टिस में चीज़ें चल रही हैं, उसमें बिज़नेस प्लान को बनाने में अनुभव और एक्सपर्टीज़ दोनों की मदद ली जाती है, और बड़ी फर्म्स में, बड़े प्रोजेक्ट्स में कंसल्टेंट्स की भी मदद लेकर के बिज़नेस प्लान्स बनाए जाते हैं। तो बिज़नेस में सबसे पहले हमें अपने प्लान्स बनाने में ये समझना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। सबसे पहली जो बात हम बिज़नेस प्लान बनाने में तय करते हैं, वो ये होती है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस तरह का प्रोडक्ट बाज़ार में लाना चाहते हैं, किस तरह की सर्विस लाना चाहते हैं, या किस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं। इन बातों को सबसे पहले तय करते हैं, और अपने लिए एक मंजिल तय करते हैं कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, हम इसको कितना एक्सपेंशन देना चाहते हैं, भविष्य में हम अपने आप को इस बिजनेस के साथ कहाँ पर देखना चाहते हैं, या हम अपनी इंटरप्राइजेस को किस स्टेज में ले जाना चाहते हैं। ये बातें हम सबसे पहले तय कर लेते हैं। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट हमको स्पष्ट होना चाहिए, हम क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, सोसाइटी की किस पर्टिकुलर नीड को, किस पर्टिकुलर आवश्यकता को हमारा जो प्रोडक्ट है, गुड्स है या सर्विस है, वो पूरा कर पाएगा, और किस तरह से पूरा कर पाएगा। एक तरह से जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम लेकर के आते हैं, वो किसी न किसी समस्या का सॉल्यूशन होता है, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का एक माध्यम होता है हमारा प्रोडक्ट। तो उसके आधार पे हमें अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, उसका जो क्लासिफिकेशन है, उसका जो फुल डिटेल है, हमको क्लियर होनी चाहिए कि हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, और किस तरह से वो लोगों की ज़रूरतों को कैटर करेगा। इन बातों को लेकर के हम अपना बिजनेस प्लान बनाना शुरू करते हैं। बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक्सप्रेस्ड डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कि हम एक क्रम से कुछ बातों को निर्धारित करते हुए चलते हैं। बिजनेस प्लान बनाते समय सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्टरी पेज का निर्माण करते हैं, जिसमें हम अपने बिजनेस के नेचर, प्रोडक्ट के नेचर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के विवरण का, जो ओनर कौन है, प्रमोटर कौन है, उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, मेजर, उनके बारे में हम एक डिटेल देते हैं। ये बिजनेस किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है, ये बिजनेस में क्या प्रोडक्ट ऑफर किया जाएगा, जो लोग शुरू कर रहे हैं, बिजनेस को आरंभ कर रहे हैं, वो किस कैपेसिटी में बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, उसकी डिटेल, कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितने प्रमोटर्स हैं, या कितने पार्टनर्स हैं, इन बातों को उसमें तय करते हैं। बिजनेस को शुरू करने के ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेट हमारे कई हो सकते हैं। हम कंपनीज बना करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या कोई और मोड जैसे कि कोऑपरेटिव्स है। इस तरह से हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस को किस लेवल पे ला सकते हैं, किस लेवल का मतलब कि हमारा इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला कैपिटल क्या है, हम क्या ग्रोथ रेट चाहते हैं, हम बिजनेस को आगे किस स्टेज पर ले जाना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम उसमें लेते हैं। फिर उसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, उनकी हम बात करते हैं। लैंड, लेबर, मशीनरी वगैरह, इनकी हम डिटेल एग्जीक्यूटिव समरी में करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पेज में नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, द ओनर्स, जो लोग बैक कर रहे हैं बिजनेस को, जो लोग बिजनेस को ओन कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स, और मार्केट के बारे में, किस मार्केट को कैटर करेगा, उसका सोशल इम्प्लीकेशन क्या है, समाज में उसकी एक्सेप्टेंस क्या होगी, समाज की किस ज़रूरत को पूरा करने में बिजनेस जो है मदद करेगा, इकोनॉमी में बिजनेस किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा, जो भी लोकेशनल इकोनॉमी है, किसी प्रदेश में है, देश में है, या किसी पर्टिकुलर रीजन में है, इस इकोनॉमी को हमारा बिजनेस किस तरह से कैटर करेगा। इस तरह की तमाम बातों को हम एक इंट्रोडक्शन पेज पे, 2 या 3 पेज का, 4 पेज का आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, और उस पे हम पूरे बिजनेस प्लान को डिटेल करते हैं, कि उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बिजनेस का देते हैं। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन हमारे बिजनेस प्लान का होता है, उसमें हम एग्जीक्यूटिव समरी देते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी अमूमन 3 से 4 पेज की रखी जा सकती है, और उसमें ओवरऑल बिजनेस का जो डिटेल है, उसको ब्रीफ में समराइज करते हैं। जैसे हम उसको सारांश के तौर पे
ओनर, प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केट, कस्टमर, नीड, मार्केट सेगमेंटेशन, प्राइसिंग और मैन पावर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इन तमाम बातों को हम उसमें ब्रीफ करते हुए एक एग्जीक्यूटिव समरी बनाते हैं। ये दोनों ही जो प्रपत्र है हमें बहुत मदद करते हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं तीसरे क्रम में, जब अपना ये तैयार करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोफाइल। हर एक बिजनेस किसी न किसी इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, कोई साइकिल का पहिया बना रहा है, अगर व्हील बना रहा है तो वो साइकिल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई मोपेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कैटर कर रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा प्रोडक्ट या हमारा सर्विस जिसे हम लेकर के चले हैं, जो हम सोसाइटी को ऑफर करने जा रहे हैं, एक बिजनेसमैन जो भी प्रोडक्ट लेकर के आता है वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट जो तीसरा हम प्रोफाइल प्लानिंग में लाते हैं, उसमें हम अपनी इंडस्ट्रियल एनालिसिस को लिखते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोफाइल के बारे में बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। उस इंडस्ट्री का एक बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड मीन्स किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे वो इंडस्ट्री कब से है, कहाँ से शुरुआत हुई, उस इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या है और वो कहाँ तक जा रही है, उसमें कितना बड़ा बाजार है, उसमें कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने जो प्रतियोगी संस्थान हैं, और किस तरह से वो इंडस्ट्री सरवाइव कर रही है, उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, और पूरा मार्केट का जो मार्केट साइज क्या है, उसमें हम अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट शेयर कोई पर्टिकुलर जो क्वांटिटी है वो एज्यूम करते हैं कि इतना परसेंट हमारा भी मार्केट शेयर हमको मिल सकता है, और वो किस तरह से मिल सकता है, उसका अनुमान क्या है, उसका आधार क्या है, ये भी हम उसमें चर्चा करते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोफाइल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स से पहले भी कई लोग उससे सिमिलर या उसके सब्स्टिट्यूट में लोग काम कर रहे होते हैं, ऑलरेडी अपना प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। तो या तो हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल प्रोफाइल में एंटर कर रहे होते हैं, या बिल्कुल ही कोई इनोवेटेड प्रोडक्ट लेकर के आ रहे होते हैं। तो इस तरह की जब भी सिचुएशन होती है, तो हम किस इंडस्ट्री को बिलोंग करेंगे या कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री की एक डिटेल और उसके जो डिफरेंट कंसर्न्स हैं उनको हमें जानना, समझना, स्टडी करना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारा सर्वाइवल उस इंडस्ट्री में तय होता है। अगर हम इन चीज़ों को समझे बिना, इन चीज़ों पर काम किए बिना अपना बिजनेस लॉन्च करते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं, तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और तब हम जाके बाजार में सीखना शुरू करते हैं। तो बाजार में जब हम सीखना शुरू करते हैं तो हमें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो वो कीमत हमें ना चुकानी पड़े, हमें अपने बिजनेस को लॉस की तरफ ना ले जाना पड़े, इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले ही से जो औद्योगिक वातावरण है, जो औद्योगिक प्रोफाइल है, हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट से लेकर के, या और भी जो कंसर्न रेफरल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हमारी इंडस्ट्रीज़ पे, हमारे प्रोडक्ट पे क्या प्रभाव डाल सकते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। और उनके अध्ययन से हम ये बातें तय करते हैं कि हमारी जगह उसमें कहाँ बन रही है, हमारे लिए क्या रास्ता बन रहा है। अगर आप कहीं ज़मीन खरीदें, मकान खरीदें, तो आप ये जानना चाहेंगे कि पैसेज क्या है, आपकी कनेक्टिविटी क्या है, उसमें आप किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, आपका आना-जाना मूवमेंट में आपकी शेयरिंग क्या है। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोफाइल को समझना ज़रूरी है कि जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं, जिस इंडस्ट्री को आप रिप्रेज़ेंट करेंगे, उसकी पूरी प्रोफाइल, उसके उसका हिस्ट्री, उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर आपको पता होना चाहिए, और इसके साथ ही उसमें आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे, कितना आपने रियलिस्टिक तरीके से इन बातों का असेसमेंट किया है, ये भी बहुत काउंट करेगा। तो ये सारे अध्ययन, ये प्राइमरी होमवर्क हैं बिज़नेस को शुरू करने से पहले, प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। ये अध्ययन शुरू में बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ये इन स्टडीज़ को किए बिना, इनको अच्छी तरह से प्लान किए बिना अगर हम मार्केट में उतरते हैं, तो हमें इस
ये कई बार ये हमें अनफेवरेबल सिचुएशन देते हैं और उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। फाइनली हम फाइनेंशियल लॉसेस इनकर करते हैं। तो बाद में हमें समझ में आता है कि अच्छा ऐसा था, अच्छा ऐसी चीज़ें हो गई, अरे ये तो हमने पहले जान लिया होता तो हम थोड़ा अपना बचने का उपाय कर लेते या अपने को टेस्ट कर लेते कि हम कहाँ से आ रहे हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर करके आते। तो ऐसा हमारे साथ हमारे एंटरप्राइज के लिए ना हो। तो ज़रूरी है कि हम इंडस्ट्रियल प्रोफाइल पे काम करें, उस पूरी इंडस्ट्री के बारे में जानें जिसमें हम आ रहे हैं या जिसमें हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोफाइल के साथ-साथ अब फंक्शनल प्लानिंग पर आते हैं और फंक्शनल प्लानिंग के साथ ही हम ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग भी करते हैं। फंक्शनल प्लानिंग मतलब जैसे ये जो बातें हैं, जब हमको पता चल जाती हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है और वो किस तरह से मार्केट की नीड को कैटर करेगा, उसके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, उनकी जो यूएसपीज़ हैं, वो क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, हमारे प्रोडक्ट का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, हमारे प्रोडक्ट का जो यूएसपी है क्या है, ये हमको क्लियर पता होना चाहिए। क्योंकि उसी के आधार पे हम अपने तमाम प्रमोशनल प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो एक बार इन बातों का बेसिक बातों का अध्ययन करने के बाद हम फिर फंक्शनल बातों पर आते हैं और फंक्शनल के साथ-साथ ऑर्गेनाइजेशनल। हमारा बिज़नेस कोई न कोई एक संगठन के तौर पे हम काम करेंगे। बिज़नेस हमेशा एक एक फॉर्मेट में लेकर के चलेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो प्रैक्टिस में फॉर्मेट हैं, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है या पार्टनरशिप बिज़नेस है या कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेट्स हैं। हम किस फॉर्मेट में आकर के अपना बिज़नेस करेंगे, इसका हमको स्पष्ट तौर पे जानकारी होनी चाहिए और उसी के हिसाब से नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आगे की चीज़ें तय होती हैं। सपोज़ करिए हम कंपनीज़ बना करके अगर अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, प्रोडक्ट समाज को देना चाहते हैं, तो हम फिर कंपनीज़ के तौर पे जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उनके साथ में हमें कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा और हमारे कॉम्पिटिटर्स अलग हो जाएँगे, रिसोर्सिंग अलग हो जाएगी, काम करने के तरीके थोड़े से अलग हो जाएँगे, रिस्पॉन्सेज़ थोड़े से अलग हो जाएँगे। जो हमारी पब्लिक है, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडियंस है, उसमें भी थोड़ा वेरिएशन होगा। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडियंस का मतलब ये होता है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, वो इंटरनल ऑडियंस है, जैसे एम्प्लॉइज़ हैं, मैनेजमेंट है और जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, ये सारे लोग हमारी इंटरनल ऑडियंस हुए और एक्सटर्नल ऑडियंस हमारे जो लोग हैं, जैसे इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं और एजेंसीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, मीडिया है, ये तमाम सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ये तमाम सारे लोग हमारे एक्सटर्नल ऑडियंस होते हैं। तो इनके साइज़, इनके रिस्पॉन्सेज़ ये सब चेंज हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या है। तो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब हम फाइनलाइज़ कर लेते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं फंक्शनल बातों पर। फंक्शनल बातों का मतलब हमारा मार्केटिंग प्लान हमको बनाना होता है, फिर हमको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है और प्रोडक्शन प्लान करना पड़ता है और ऑपरेशनल प्लान करना पड़ता है। तो सबसे पहले मार्केट को समझना होता है। मार्केट को समझने का मतलब मार्केट द प्लेस जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बिकेगा या मार्केट वो जगह आप कह सकते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड सस्टेन करती है, जहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड मिलती है, पाई जाती है या बनी रहती है, उस प्लेस को हम मार्केट कह सकते हैं। प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाना होता है, फिर प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करके और फिर जो रिटर्न्स हैं वो लेने होते हैं। तो फंक्शनल प्लानिंग में सबसे पहले मार्केटिंग प्लान करते हैं। मार्केटिंग प्लान में हमें ये देखना होता है कि हमारा प्रोडक्ट का नेचर किस तरह का है और किस तरह के कस्टमर्स के लिए हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं। कहने का मतलब है और कि हम किस तरह से डेमोग्राफी को अलग-अलग सेक्शंस में बाँट रहे हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊँ, जैसे किड्स वेयर हैं, तो किड्स वेयर पर्टिकुलरली बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, एक ख़ास एज ग्रुप के बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। उनकी साइज़, उनका कलर, उनकी डिज़ाइनिंग उसी के हिसाब से होती है। हम रूरल डेमोग्राफी के लिए काम कर रहे हैं या अर्बन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम कॉमन प्रोडक्ट दे रहे हैं जो दोनों में जाना है।
बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो दोनों मार्केट में सेल आउट होते हैं, रूरल मार्केट में भी सेल आउट होते हैं और अर्बन मार्केट में भी सेल आउट होते हैं। तो किस तरह की बाजार में हम जाना चाहते हैं, किस तरह की डेमोग्राफी में जाना चाहते हैं, हमारा प्रोडक्ट मेल्स के लिए है या फीमेल्स के लिए है, बच्चों के लिए है, किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए है, यूथ्स के लिए है या सीनियर सिटीजन्स के लिए है। तो हर प्रोडक्ट की अपनी एक नीड सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होती है और उसकी एक पर्टिकुलर मार्केट में जो कस्टमर का एक सेगमेंटेशन होता है, एक पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बनाया जाता है। फिर प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, किस इनकम ग्रुप के लिए हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, इन तमाम बातों को सबसे पहले बैठ करके प्लान करते हैं, तय करते हैं और एक कई बार इसके लिए हम एक्सपर्ट्स की भी राय लेते हैं और एक साइंटिफिक तरीके से इन बातों को तय किया जाता है। एक वेल कैलकुलेटेड मेथड होता है जिनसे हम इन सब चीज़ों को करते हैं और कई सारी रिपोर्ट्स, कई सारी स्टडीज़ इसमें हमारी मदद करती हैं। जैसे फिक्की की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, एसोचैम की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, कई इंडस्ट्रियल रिपोर्ट्स होती हैं जिनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट को जिस कस्टमर सेगमेंट के लिए हम रख रहे हैं वो कहाँ पर है, क्या है। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि हमारे प्रोडक्ट की फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है। डिमांड की हमें एस्टिमेशन करनी होती है। डिमांड एस्टिमेशन करने का भी तरीका साइंटिफिक है और काफ़ी एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है। हम सर्वे के थ्रू पता लगा सकते हैं डिमांड की, हम डिफरेंट मार्केट रिसर्चेस के थ्रू डिमांड का पता लगा सकते हैं, डिमांड की एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करके हम पता लगा सकते हैं कि डिमांड क्या होगी। तो इस सब बातों का अध्ययन करके हमें सबसे पहले अपने मार्केटिंग प्लान में एक तो हमारा हम डिमांड कितना एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर हम प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे हैं तो सालाना हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, हम कितना प्रोडक्शन करें, बाजार में कितना कंजम्पशन हो सकता है, हम कितना सेल आउट कर सकते हैं, हमारी सेलिंग कैपेसिटी किस तरह से हम तय कर रहे हैं। ये सारी बातों को विधिवत पहले टेबल पे चर्चा कर लेते हैं। तो डिमांड का पता लगाना, डिमांड को एस्टिमेट करना, फिर किस तरह से पैकेजिंग करेंगे, प्राइसिंग क्या रखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से करेंगे, किस मार्केट सेगमेंट में हम जाएंगे, किस कस्टमर ग्रुप को टारगेट करेंगे, पोस्ट सेल सर्विस कैसे रखेंगे, इस तरह से जुड़ी तमाम इस तरह की बातों को हम मार्केटिंग प्लान में जगह देते हैं। इन सब बातों को समझ लेने से, इन सब बातों को पहले से रूपरेखा तैयार कर लेने से हमें सडनली कोई इशू सामने आता है तो हम उसको हैंडल करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। और अन्यथा इन जानकारियों के अभाव में अगर हम बाजार में उतरते हैं तो हमारे लिए वैसे ही होगा जैसे हम अंधेरे में कोई तीर चला। चूंकि हम एक कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में काम करते हैं, कहने का मतलब बहुत ही लिमिटाइज एनवायरनमेंट में काम करते हैं। हमारी कुछ सीमाएं होती हैं, बजट की सीमा है, टाइम की सीमा है, रिसोर्सेज की सीमा है। तो सब कुछ जो है वो निश्चित है और बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बजट, टाइम, रिसोर्सेज, कैपेसिटी, इन लिमिटेशंस के बीच में हमें काम करना होता है। तो इन लिमिटेशंस के बीच में काम करने के लिए हमें एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग बना करके बाजार में उतरना पड़ता है ताकि हम इन लिमिटेशंस के बीच में बढ़िया परफॉर्म करके अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से अचीव करके वापस आए। तो चूंकि रिसोर्सेज का लिमिटेशन है, स्कैर्सिटी है, टाइम की स्कैर्सिटी है, टाइम फिक्स है, एक बार टाइम जो निकल गया फिर वो दोबारा नहीं आना है। तो इन वजहों से हमें एक अच्छी कार्य योजना, एक अच्छा मार्केटिंग प्लान बना करके उतरना पड़ता है। किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग प्लान का बहुत बड़ा वाइटल रोल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। जितनी अच्छी मार्केटिंग प्लानिंग हम करेंगे हमारे बिजनेस के सक्सेसफुल होने की चांसेस उतनी ही ज़्यादा सुनिश्चित होती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम अपने मार्केटिंग को, अपने सेल्स को सफलतापूर्वक ऑपरेट कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक बेहतर मार्केटिंग प्लान बनाएं। मार्केटिंग प्लान के बाद, मार्केटिंग का मतलब होता है बाजार से डिमांड लेकर के ऑर्गेनाइजेशन में आना। प्रोडक्ट जो भी हम बनाने वाले हैं या बनाने जा रहे हैं उसकी डिमांड को, जहाँ जहाँ भी डिमांड है वहाँ से उस डिमांड को लेकर के लोगों को मोटिवेट करना, डिमांड का पता लगाना, फिर उनको उनसे ऑर्डर्स लेना,
और ऑर्डर्स लेकर के फिर अपने प्रोडक्शन यूनिट को हैंड ओवर करना कि इतना ऑर्डर हमारे पास आया है और आप इतना मैन्युफैक्चर करिए। ये टाइम लिमिटेशन ऑफ सप्लाई है, सप्लाई की ये सीमा है, इस सीमा के अंदर हमें ये प्रोडक्ट वेल कंडीशन में पैकेजिंग के साथ हमको बाजार में दे देना है, जिससे कि समय से जो हमारे मिडिल मैन है, जो हमारा सेल्स चैनल है, जो हमारा सप्लाई चेन है, उसमें कई स्टेप्स में हम प्रोडक्ट को ले जाते हैं, तो वो तमाम जगहों से होता हुआ फाइनली रिटेलर से वो कस्टमर तक पहुंचता है। यहाँ पे मैं आपसे एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो सप्लाई चेन है ये वेरी कर सकती है। सप्लाई चेन B2B हो सकती है और B2C हो सकती है, B2G हो सकती है। बिजनेसमैन से अगर बिजनेसमैन को प्रोडक्ट जा रहा है तो सप्लाई चेन B2B हुई। अगर बिजनेसमैन से कस्टमर को ये प्रोडक्ट जा रहा है तो ये सप्लाई चेन B2C हुई। और बिजनेसमैन से सीधे ऑर्गेनाइजेशंस में या गवर्नमेंट को हम ये सप्लाई दे रहे हैं तो ये सप्लाई चेन B2G हुई। B2C हर कस्टमर का, हर बिजनेस का फाइनल एम है, क्योंकि लास्ट में जो उसका कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसके हाथ में प्रोडक्ट जाता है। जो रिटेलर्स हैं वो B2C को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि रिटेलर्स के हाथ में हम जब प्रोडक्ट कंपनीज दे देती हैं उसके बाद सीधे कस्टमर्स को प्रोडक्ट चले जाते हैं। तो रिटेलर्स B2C चेन का बेस्ट एग्जाम्पल है। और C&F एजेंट से हम डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर को दे रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर से जो डीलर को प्रोडक्ट जा रहा है या मैन्युफैक्चरर से ट्रेडर को जो जा रहा है ट्रेडिंग के लिए, या C&F एजेंट को जो जा रहा है, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट को जा रहा है, ये सप्लाई चेन हमारी हुई B2B। तो B2B होते हुए B2C से सीधे कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट जाता है। लेकिन जो हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसके डिफरेंट लेवल होते हैं। B2B चेन के लिए पैकेजिंग की डिज़ाइन अलग, B2C चेन के लिए पैकेजिंग की डिज़ाइन अलग, कस्टमर को जो प्रोडक्ट हैंडओवर होगा उसका पैकेजिंग अलग होता है। और इसमें कई सारी बातें हैं, कई सारी सावधानियां हैं, उनको कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस इन बातों का विशेष करके ध्यान रखा जाता है। इसी तरीके जैसे जब हम प्राइसिंग प्लान कर रहे होते हैं तो प्राइसिंग प्लान में हमें सबके जो चैनल्स हैं हमारे, उसमें सबका कमीशन, सबका जो शेयरिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग है, वो हमें तय करना होता है। और फाइनली रिटेलर से जो कस्टमर को सप्लाई होती है उसमें उसका क्या मार्जिन रहेगा, सबके मार्जिन को ध्यान में रख के प्राइसिंग की को बनाया जाता है। प्राइसिंग एक आप कह सकते हैं कि ये भी एक टेक्निकल एफर्ट है। इसको बहुत ही ध्यान से, इत्मीनान से, बाजार को देखते हुए, बाजार की कंडीशन को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए, आपके क्या मोटिव्स हैं प्रॉफिट कमाने के, लाभ कमाने के, उन बातों को ध्यान में रखते हुए प्राइसिंग तय की जाती है। तो मार्केटिंग प्लान में सबसे पहले कस्टमर्स, डिमांड, डिमांड का एस्टिमेशन, फिर डिमांड को कलेक्ट करना, डिमांड के अकॉर्डिंग ऑर्डर्स लेना, और अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग उससे पहले, पैकेजिंग, इन बातों को तय करना। फिर प्रमोशंस हम कैसे करेंगे, प्रमोशंस का एक बहुत बड़ा रोल है मार्केटिंग में। प्रमोशंस का अर्थ होता है कि हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में किस तरह से बताएं और उनको मोटिवेट करें। जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स हैं या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स का मतलब जहाँ पे पूरी संभावना है कि कोई व्यक्ति, कोई कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकता है, हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, हमारी सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकता है। तो इन जहाँ ऐसी संभावना होती है, उन ये ऐसे कस्टमर्स के पास हमारे प्रोडक्ट के लिए अच्छी परचेजिंग पावर होती है और विलिंगनेस टू बाय होती है और उनको नीड भी होती है। तो ये हमारे बेस्ट प्रॉस्पेक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम उनको समझा नहीं पाए, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं पाए, या उन तक हम नहीं पहुंच पाए कि एक प्रोडक्ट बाजार में ऐसा भी है, इस ब्रांड का है, इस पहचान का है, तो वो हो सकता है उसके लिए खरीदने को प्रेरित ना हो, उत्साहित ना हो, और केवल इस प्रयास के अभाव में हमारा प्रोडक्ट दुकान में बैठा रह जाए, कस्टमर्स तक ना पहुंचे। तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम जब प्रोडक्ट्स मार्केट में दे रहे हैं तो हम सेल्स प्रमोशन का भी काम करें। और सेल्स प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजिंग की जा सकती है, पब्लिसिटी ऑफ प्रोडक्ट की जा सकती है,
पब्लिक रिलेशंस किए जा सकते हैं, सेल्स फोर्स बढ़ाई जा सकती है, डायरेक्ट सेल्स की जा सकती है। तमाम तरीके हैं जिनके थ्रू सेल्स का प्रमोशन कर सकते हैं। तो इन सब बातों का हमारे प्रोडक्ट में, हमारे मार्केट के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से क्या चीज़ें बेस्ट होंगी, क्या चीज़ें सुइटेबल होंगी, इनको मार्केटिंग प्लान में तय कर लेते हैं। तो आपने देखा कि मार्केटिंग प्लान में मार्केट के बारे में योजना बनाना, कौन सी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, किस कस्टमर ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, किस एज ग्रुप को, किस डेमोग्राफी को टारगेट कर रहे हैं, रूरल या अर्बन, इन बातों को तय करते हुए फिर प्राइसिंग तय करते हैं, पैकेजिंग तय करते हैं, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग तय करते हैं, और करते हुए फिर मार्केट में कुछ टेस्ट मार्केट भी कर सकते हैं। तो इन बातों का एक प्लान बना करके चलते हैं। और प्रमोशंस कैसे करेंगे, प्रमोशन के कौन से टूल्स का हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे इंडस्ट्री के हिसाब से, हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सा टूल बेहतर होगा, इन बातों को हम तय कर लेते हैं। ये प्लानिंग में अच्छी तरह से इन बातों को रखते हैं। अब आपके जेहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये पता कैसे लगाएं कि हमारी बाजार कहाँ है। अगर हम पैन इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हम काम कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट किस बाजार में जाएगा, आंध्र प्रदेश में जाएगा या मध्य प्रदेश में जाएगा या दिल्ली में जाएगा बिकने, या 15 स्टेट्स में जाएगा या सभी स्टेट्स में जाएगा, बिक सकता है, लोगों की डिमांड आ सकती है। तो इतने बड़े देश में कहाँ डिमांड है, या ओवरसीज हम ले जाना चाहते हैं, फॉरेन में हम अपने प्रोडक्ट्स को ले जा करके सेल आउट करना चाहते हैं, वहाँ भी लोग ले सकते हैं, उनको ज़रूरत है, एंड दे कैन पे फॉर इट, वो इसके लिए पे भी कर सकते हैं। तो इसका हम पता कैसे लगाएं, कोई हमें सपना तो आ नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, सपना आ भी जाए तो भी हम उसको नहीं मान सकते, कोई भविष्यवाणी भी कर दे तो भी नहीं मान सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें फैक्टफुल होती हैं। हम फैक्ट्स पर चलते हैं, हम रियलिस्टिक डेटा पर काम करते हैं। अगर हम रियलिस्टिक अप्रोच लेकर के करते हैं तो हमें धोखा नहीं होगा। इसीलिए इन बातों को पता लगाने की तमाम सारी टेक्निक्स हैं, जैसे ज्यूरी मेथड है, डेल्फी मेथड है, और मार्केट रिसर्च के और भी तरीके हैं। ट्रेंड एनालिसिस हम कर सकते हैं, डिमांड एनालिसिस कर सकते हैं, सर्वे से हम ये पता लगा सकते हैं। तो एक पूरी साइंटिफिक मार्केट रिसर्च को अपना करके इसके लिए हम एक्सपर्ट्स का सहारा ले सकते हैं। बाजार में एक्सपर्ट्स की सर्विसेज हैं, डिफरेंट कंसल्टेंट्स हैं जो इन प्रैक्टिसेस को करते हैं, या हम उन एम्प्लॉयज़ को जो मार्केट रिसर्च में अच्छा जानकारी रखते हैं, अच्छी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उनको हम अपने यहाँ मार्केटिंग में हायर करके उनकी मदद से इन बातों का हम पता लगा सकते हैं। तो प्लानिंग में इन चीज़ों को लेकर के चलना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आते हैं प्रोडक्शन प्लान पे। हमें पता है कि हमें हमारी प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है, हमारी प्लांट कैपेसिटी कितनी है, मार्केट में हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं, इतना एज्यूम कर रहे हैं, बाज़ार में इतनी डिमांड है, हमें इतना बनाना है, पूरे साल भर में हमें इतना प्रोडक्शन करके बाज़ार को देना है। तो एक प्रोडक्शन प्लानिंग करनी पड़ती है। प्रोडक्शन प्लानिंग में सबसे पहले प्रोडक्ट, फिर उसका प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स किस प्रोसेस के थ्रू हम उसको बनाएंगे, क्योंकि प्रोसेस चेंज करने पे पूरा का पूरा प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो प्रोडक्ट का प्रोसेस, फिर रॉ मटेरियल प्लानिंग, इन्वेंट्री प्लानिंग, क्या क्या रॉ मटेरियल हमको चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड हम क्या लेकर के चलेंगे, उसकी प्लानिंग करनी होती है। क्वालिटी स्टैंडर्ड का मतलब है कि प्रोडक्ट में सर्टेन फीचर्स देना। जब भी कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, तो उसके मन में उसके इस्तेमाल को लेकर के कुछ विचार पहले से ही होते हैं कि ये हमें इस तरह से संतुष्ट करेगा। तो जो हमारे प्रोडक्ट को लेकर के, जैसे सपोज करिए हमने कोई मोबाइल हैंडसेट खरीदा, तो हम लोग के दिमाग में आमतौर पे ये बात होती है, चलो 2 साल तो ये चल जाएगा, बातचीत भी अच्छे से हो जाएगी, इंटरनेट वगैरह भी इसमें आसानी से चल जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें हम लेकर के चल रहे हैं, और कैमरा वगैरह बहुत अच्छे मेगापिक्सल का होगा, मेमोरी अच्छी होगी, और लेकिन इन बातों का पता कैसे लगाएं, हम उसके स्पेसिफिकेशंस को पढ़ते हैं। डिब्बे पे, जो मोबाइल हैंडसेट का डिब्बा होता है, उस पर लिखा होता है ये स्पेसिफिकेशन है, इस तरह से इतना जीबी मेमोरी है, और इतना उसका ये कैमरा इतना मेगापिक्सल है, और ये इसमें सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है,
तो उन बातों को लेकर के हम ये एक अनुमान लगा लेते हैं कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, संतुष्टि देने वाला, सेटिस्फाई करने वाला प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं। और जो चीज, जो सेट ऑफ फैसिलिटीज हम प्रोडक्ट में ले रहे हैं, उसकी कीमत मेरे हिसाब से इतनी होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें मिल रही हैं प्राइस के हिसाब से, जो उसमें सर्विंग कैपेसिटी है प्रोडक्ट की, उसके हिसाब से जो चीज़ें तय हुई हैं, इन फीचर्स के दम पे ही तय हो रही हैं। तो ये फीचर्स ही तय करते हैं कि प्रोडक्ट का क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या रहेगा। तो एक पर्टिकुलर क्वालिटी स्टैंडर्ड लेकर के प्लान करना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में वो चीज़ें मिलनी चाहिए। 100 सीसी की बाइक खरीद रहे हैं, अब प्रोडक्शन हमने किया 100 सीसी की बाइक का, सपोज करिए वो 80 सीसी की बाइक निकली प्रोडक्शन के बाद, दैट मीन्स कि हम क्वालिटी कॉन्फर्मेशन अपना नहीं कर पा रहे हैं। हम जो हमारा क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको हम नहीं पकड़ पाए, तो ये प्रोडक्ट हम 100 सीसी करके नहीं बेच सकते, ये रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने में कॉस्ट जाएगी। तो हमेशा अमूमन जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसका एक क्वालिटी स्टैंडर्ड तय कर लेते हैं। और क्वालिटी स्टैंडर्ड मिलता कैसे है? ये एक सिस्टम है जिसमें रॉ मटेरियल, प्रोसेस और मेंटेनेंस, इतनी चीज़ें आती हैं कि क्या रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, क्या डिज़ाइन उसमें लेंगे और किस तरह से प्रोसेस करेंगे, तो जो हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के फीचर्स चाह रहे हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो इन पे सारी चीज़ें आती हैं। तो ये जब हम प्रोडक्ट्स का विनिर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूस प्रोडक्ट को लेकर के क्या है, और प्रोडक्शन के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो स्टैंडर्ड उसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि बाजार से हम एक वादा करते हैं कि हम आपसे पैसे ले रहे हैं तो इतनी चीज़ें इसमें देंगे, अगर उस वो चीज़ें उसमें नहीं होंगी तो फिर हमारा कस्टमर का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। और एक बार अगर विश्वास उठा तो वो हमारे पूरे ग्रोथ पर असर डालेगा, हमारे सर्वाइवल पे असर डालेगा, फ्यूचर पे, ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर पे असर डालेगा। तो जो विश्वास है कस्टमर का, जो हमने जनरेट करना चाहते हैं या जनरेट किया हुआ है, वो कभी न टूटे, इसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल, इन्वेंट्रीज, फिर उसके बाद मैन पावर प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, पैकेजिंग, इन सारी बातों को पहले से प्लान करके चलते हैं। और फिर जब प्रोडक्शन शुरू होता है तो हमेशा एक पूरी टीम के साथ टाइम टू टाइम प्रोडक्शन टारगेट्स तय होते हैं, प्रोडक्शन के शेड्यूल तय होते हैं। और ये सब इन बातों पे निर्भर करते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करके कितने समय में बाजार में देना है। तो ये एक पूरी लाइन ऐसे तय होती है और इसको प्लान करके ही सक्सेसफुली किया जा सकता है। ये सारी एक्सरसाइजेस सिर्फ इसलिए हैं कि हमें बिजनेस में कॉम्प्लिकेशंस कम से कम मिलें और हमारा जो प्रॉफिट मोटिव है वो हमें मिलता रहे, वो पूरा होता रहे, बिजनेस सक्सेसफुली रन करे। और जब बिजनेस सक्सेसफुली रन करने लगता है तब फिर हमारा दूसरा कदम होता है बिजनेस के जो ग्रोथ है उस ग्रोथ साइज को बढ़ाना, जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको बढ़ाना, मार्केट शेयर को बढ़ाना, फिर ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में हमें अपनी प्रोडक्ट की पहुंच लेना। ये उसके बाद सेकेंडरी स्टेप्स आते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा क्रम है। तो प्लानिंग करते समय मार्केटिंग की प्लान हो गई, प्रोडक्शन प्लान हो गई, अब मैन पावर की प्लानिंग करते हैं। मैन पावर में ये इतना बड़ा काम हम अकेले नहीं कर सकते। इवन एंटरप्रेन्योरशिप या कोई भी इंटरप्राइज चलाने के लिए एक अकेला व्यक्ति ये सारा काम नहीं कर सकता। उसको कई तरह के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कई तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट के जानकारों की ज़रूरत पड़ेगी, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, सेल्स पर्सनल की ज़रूरत पड़ेगी, मार्केटिंग में जो लोग वेल वर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जो टेक्निकल्स हैं उनकी हमें प्रोडक्शन में ज़रूरत पड़ सकती है, फिनेंस के जानकार लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक पूरा जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट की डिफरेंट लेयर्स, किस किस तरह के लोगों की, कितने लोगों की और कब, किस समय सीमा में हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए पूरी मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर किसको हम क्या काम देंगे,
जॉब डिस्क्रिप्शन हमें बनाना पड़ता है, और उन सब का नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, फिर उनके कंपनसेशंस क्या होंगे, उनको हम क्या सैलरी वेजेस देंगे, क्या मोटिवेशन देंगे, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन कैसे देंगे, उनको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रिटेन कर सकें, और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी तुलना में हम उनको बेहतर रिटर्न्स कैसे दें, इसका हमें ख्याल रखना होता है। तो ये सारी बातों की प्लानिंग मैन पावर प्लानिंग में हमें करनी होती है, जिससे कि हम सफिशिएंट इनफ एम्प्लॉय, सफिशिएंट इनफ वर्कर्स को हम रिक्रूट कर सकें, हम भर्ती कर सकें, और एक कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एक कलेक्टिव एफर्ट्स है। कई सारे लोग जब मिलके एक सामूहिक प्रयास करते हैं, तब एक आउटपुट तैयार होता है, और उस आउटपुट से फिर ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न्स मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलता है। तो वेरियस ऑपरेशंस में लोगों की ज़रूरत होती है, और फिर प्रोडक्शन प्लानिंग में हमें मशीन की ज़रूरत है, तमाम टेक्निकल जो इनपुट्स हैं उनकी ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। इन सब इनपुट्स के साथ में हम मार्केट, प्रोडक्शन और मैन पावर प्लानिंग को करते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल प्लान, नेक्स्ट फंक्शनल प्लान में हम तब रेडी करते हैं फाइनेंशियल प्लान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फाइनेंस बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमारे शरीर में ब्लड का रोल है। फाइनेंस की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो बिजनेस शुरू नहीं होगा, और फाइनेंस की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, क्षमा कीजिएगा, तो बिजनेस शुरू किया हुआ बिजनेस चल नहीं सकता। तो बिजनेस के चलने के लिए, बिजनेस के परफॉर्म होने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो बिजनेस चलता रहे, फाइनेंस की ज़रूरत है, और डिफरेंट स्टेजेस पर हमें रेगुलर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस में लॉन्ग टर्म हमारी नीड्स होती हैं, उनके लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है, फंड्स की ज़रूरत होती है। शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं, उनके लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है, फंड्स की ज़रूरत होती है। डेली के एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए भी हमें फंड्स की ज़रूरत होती है, लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। तो हमारी मिड टर्म नीड्स हों या लॉन्ग टर्म नीड्स हों या शॉर्ट टर्म नीड्स हों, हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल, सफिशिएंट फंड बने रहना चाहिए। इसके लिए हमारे पास फाइनेंस मैनेजर्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो कब कितनी फाइनेंस की ज़रूरत हो सकती है, एक उसका एस्टिमेशन करके चलना होता है। बजटिंग करनी होती है, कैपिटल बजटिंग करनी होती है, शॉर्ट टर्म बजटिंग करनी होती है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए क्या बजट चाहिए, वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इसका एक कॉन्क्रीट अनुमान हमारे पास होना चाहिए, और ये अनुमान प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। हमें अपनी कॉस्टिंग, बजटिंग और जो अदर जो पेमेंट्स हैं, हमारे अदर जो डिलीवरीज हैं, उन सब का क्लियर, बहुत ही स्पष्ट तरीके से अनुमान लगाना होता है। और इसके लिए कई सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम ये अनुमान लगाते हैं, और उस अनुमान के हिसाब से हमको ये तय करना होता है कि हमें कब कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, और ये फाइनेंस कहाँ से आएगा, सोर्सेज कहाँ से, उनका भी हम अपने प्लान में जिक्र करते हैं। तो कितना फाइनेंस चाहिए और कब कब चाहिए, और ये कहाँ से हमें सोर्स होगा, उसके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग कर सकते हैं, डेब्ट फाइनेंसिंग कर सकते हैं, बॉन्ड्स, शेयर्स, डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं, डिफरेंट फंडिंग्स होती हैं वो ले सकते हैं, बाजार में कैपिटल, फाइनेंशियल मार्केट में जा सकते हैं, वहाँ से फंड्स ले सकते हैं, कैपिटल ले सकते हैं। फाइनेंस जहाँ से भी अवेलेबल है उस जगह को फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, ये सारी बातों को एक अनुमान लगा करके हम ये तय करते हैं कि हमारा कितना फाइनेंस की ज़रूरत है, और ये फाइनेंस हमें कहाँ से मीट आउट होगा। तो आपने देखा
कि हम जब तमाम तरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्टरी फेज़ आया, इंट्रोडक्टरी पेजेस आए, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी आती है और एग्जीक्यूटिव समरी के बाद इंडस्ट्रियल प्रोफाइल पे हम चर्चा करते हैं अपने प्लान में, उसको डिटेल में बताते हैं। फिर फंक्शनल प्लानिंग करते हैं जिसमें मार्केटिंग, फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर प्लानिंग और प्रोडक्शन प्लानिंग, फिर ऑपरेशनल प्लानिंग, इन तमाम बातों को हम जिक्र करते हैं अपने प्लान में। इस पे बहुत ही गहन चर्चा करते हैं, पहले से अच्छा होमवर्क करते हैं, जितनी भी बातें इसमें संभावित इंक्लूड की जा सकती हैं। प्लान बनाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एक पक्ष को छोड़ा ना जाए, क्योंकि कल जब बिजनेस ऑपरेशंस मोड में आएगा, एग्जीक्यूशन मोड में आएगा, तो जिन पक्षों को हमने छोड़ा है वो हमें दिक्कत कर सकते हैं, डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं और हो सकता है कि उस समय एट द टाइम, एट द मोमेंट हमें उनको मैनेज करना मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। तो पहले से इन बातों को तय करके चलते हैं। इसके बाद एक हम कॉन्फिडेंशियलिटी की, प्लान की कॉन्फिडेंशियलिटी की एक रिपोर्ट उसमें लगाते हैं, जिसमें कि हम सारी बातों को जिक्र करते हैं, रेफरेंसेस बताते हैं और एक कॉन्क्रीट प्लान, बिजनेस प्लान बना करके तैयार करते हैं। बिजनेस प्लान में कुछ एक चीज़ें और भी हैं। बिजनेस प्लान को जब हम पूरी तरीके से ऑफिशियली एक रिटन डॉक्यूमेंट में लाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके हम बिजनेस को पूरी तरीके से एक उसकी आउटलाइनिंग करते हैं, एक उसकी रूपरेखा फुल डिटेल के साथ उसमें बनाते हैं और ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपना रोल प्ले करती है सबसे ज़्यादा उस समय जब ये हमारे जो डिफरेंट ऑडियंसेस हैं, डिफरेंट पब्लिक्स हैं हमारी, उनको ये ज़रूरत होती है। जैसे हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमें फंड्स देंगे, उनको डीपीआर की ज़रूरत पड़ सकती है, हमारे बिजनेस प्लान की ज़रूरत पड़ सकती है। इस बिजनेस प्लान के थ्रू, इस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू वो विजुलाइज करते हैं, वो देख लेना चाहते हैं कि हम जो बिजनेस आइडिया, बिजनेस प्रपोजल लेकर के आए हैं वो कितना फीजिबल है, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, उनमें कितनी सच्चाई है और उनका जो इन्वेस्टर का पैसा लगेगा उनको रिटर्न मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, बहुत से लोग जो हमारे रॉ मटेरियल सप्लायर हो सकते हैं, उनको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कि हमारा प्लान क्या है, हमारी डीपीआर क्या कहती है, किस तरीके से। तो डीपीआर के थ्रू, बिजनेस प्लान के थ्रू हम ये जो हमारी रिलेटेड ऑडियंस है, हम उसको स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा ये काम करने का तरीका होगा, हमारी ये सोच होगी और इस प्लान के थ्रू हम किस तरह से अपने बिजनेस की सक्सेस को इंश्योर कर रहे हैं और जो लोग हमसे जुड़ेंगे या जुड़े हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे दे पाने की स्थिति में होंगे। ये बात पूरी तरीके से पता लगाई जा सकती है बिजनेस प्लान के थ्रू। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि अपना जब आप एंटरप्राइज शुरू करें या कोई बिजनेस शुरू करें या किसी प्रोजेक्ट पे आप कभी काम करें तो एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, एक अच्छा वर्केबल बिजनेस प्लान बनाएं जो आपको बहुत मदद करेगा। बिजनेस प्लान के बाद जो हमने चर्चा की थी आरंभ में, दूसरे सेक्शन में आती है फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। हमारा बिजनेस प्लान हमें फैक्ट्स की तरफ ले जा रहा है, हमें एक अनुमान की तरफ ले जा रहा है कि हम ऐसे ऐसे काम को करेंगे, लेकिन वास्तव में उसकी फिजिबिलिटी क्या होगी, कितनी वर्क, हमारा प्लान कितना वर्केबल है, इसका जांच करना भी जरूरी है कि जो बिजनेस प्लान में हमने सारी चीज़ें बनाई हुई हैं वो वास्तव में धरातल पर, ग्राउंड रियलिटी पर कितना वर्कआउट करेगा, कितना उसकी फिजिबिलिटी होगी, इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी से उसकी टेस्टिंग करनी ज़रूरी होती है। कोई योजना हम बनाएं तो उसको एक आप कह सकते हैं एक चुनौती पे कसना ज़रूरी है, एक क्राइटेरिया पे लेना ज़रूरी है, उससे ये पता चले कि उस प्लान की ताकत की। तो उस स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए फिजिबिलिटी प्लानिंग करते हैं। फिजिबिलिटी एक तरह से स्टडी है, प्री स्टडी आप कह सकते हैं। फिजिबिलिटी को स्टडी करने के लिए तमाम सारे हमारे पास
पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए हम लोग फिजिबिलिटी की स्टडी करते हैं। सबसे पहले जब फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, हमारा बिजनेस किसी न किसी एनवायरनमेंट में ऑपरेट होगा। उसके चारों तरफ डिफरेंट एनवायरनमेंट, हर एक बिजनेस का अपना एक एनवायरनमेंट होता है। तो वो उस एनवायरनमेंट में किस तरह से हमारा बिजनेस सरवाइव करेगा, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, या जो एनवायरनमेंट या सराउंडिंग हमारे बिजनेस के चारों ओर है वो उस पर किस तरह से असर डालेगी, फेवरेबल चीज़ें क्या होंगी, अनफेवरेबल चीज़ें क्या होंगी, ये एनवायरमेंटल एनालिसिस करके हम पता लगा सकते हैं। एनवायरमेंटल एनालिसिस में कई टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू एनवायरमेंटल एनालिसिस का पता लगाया जाता है। आपने सुना होगा पेस्टल टेक्निक, PESTEL। पेस्टल टेक्निक का मतलब है P फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, E फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, S फॉर सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, T फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, L फॉर लीगल एनवायरनमेंट एंड E फॉर इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो पेस्टल ये तमाम जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, इसमें हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल चीज़ें क्या है, किस तरह का हम समाज में बिजनेस ला रहे हैं, वहाँ पे किस तरह के बिजनेस लॉज हैं, सोशल लॉज हैं, सिविल लॉज हैं, और उन्हीं के बीच में हमें बिजनेस ऑपरेट करना है। तो वो लॉज हमें कहाँ तक फेवर कर रहे हैं, हमें कहाँ तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें कितना जो है रेंज दे रहे हैं बिजनेस को करने के लिए, उनको समझना और उनके अकॉर्डिंग बिजनेस का बिहेवियर होना चाहिए। अगर रहेगा तो बिजनेस का सर्वाइवल इजी रहेगा। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से मतलब है जो गवर्नमेंट है वहाँ की, जहाँ पे हमारा बिजनेस है, जिस लोकेलिटी में, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, वहाँ की गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके, एक पर्टिकुलर बिजनेस को लेके किस तरह का रवैया है। बहुत ज़्यादा उत्साहित है उसको लेकर के या नहीं है, बहुत ज़्यादा फेवर्स कर रही है, बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ ऑफर कर रही है, गवर्नमेंट बहुत चाह रही है। जैसे कि अगर हम, आपने इधर कई प्रदेशों में अपने देश में, भारत में सुना होगा कि हम विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, हम फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं, उनको यहाँ का एनवायरमेंटल फैक्टर्स बता रहे हैं, उनको हम एक पिक्चर देने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका निवेश किया गया पैसा यहाँ पे कैसे सुरक्षित रहेगा, उसको ग्रोथ कैसे मिलेगी, उसको रेगुलरली उनका जो इच्छा है कि हमारा इतना रिटर्न हो जाए, वो हम कैसे दे पाने की स्थिति में है, ये हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको बुलाते हैं। अगर वो हमारी बातों से संतुष्ट होते हैं तो अपना वेंचर यहाँ पे लाते हैं या अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भेजते हैं। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस में आपने पेस्टल एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि ये समझना जहाँ पे भी हमारा बिजनेस है, जहाँ इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं, वहाँ पे नेचर ऑफ इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है या सोशलिस्टिक इकोनॉमी है या मिक्स्ड इकोनॉमी है, किस तरह की इकोनॉमी है, और हमारे बिजनेस के लिए एक सुइटेबल इकोनॉमी का नेचर होता है। जैसे कुछ बिजनेस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के लिए बहुत ही अनुकूल होते हैं, कुछ बिजनेस जहाँ सोशलिस्टिक इकोनॉमी है वहाँ के अनुकूल नहीं होते। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पैटर्न ऑफ इकोनॉमी क्या है। फिर इकोनॉमी के बहुत सारे इंडिकेटर्स, पैरामीटर्स होते हैं, उनको जानना जरूरी है कि हमारा यहाँ पे बिजनेस का सर्वाइवल इकोनॉमी में किस तरह से बनता है। जैसे हम पर कैपिटा इनकम को टेस्ट कर सकते हैं, ग्रोथ रेट को टेस्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी को टेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के आती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज लेकर के आती हैं। तो एक पूरा वातावरण जनरेट होता है, उससे ही हमारा सर्वाइवल तय होता है। फिर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या है, जैसे एक एनर्जी कंडीशन क्या है, ट्रांसपोर्ट की कंडीशन क्या है, कम्युनिकेशन की कंडीशन क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन कंडीशन क्या है, ये सारी बातों का बिजनेस के सर्वाइवल पर फर्क पड़ता है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस करनी हो तो इन बातों को अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। और इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल, एक किस लेवल का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है,
किस तरह की टेक्नोलॉजीज चल रही हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि आप 5G मोबाइल हैंडसेट सेल आउट करना चाहते हैं, लेकिन जो टेक्निकल एनवायरनमेंट है वो 3G के लिए ही है, तो फिर वहाँ पे आप अभी 5G के मोबाइल हैंडसेट्स नहीं सेल कर सकते। इसी तरह से तमाम बातें होती हैं जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को इंश्योर करती हैं। तो लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है कि वहाँ की जो हैबिटाट है उसके क्या कंसर्न है, इकोलॉजिकल स्टेटस क्या है, इकोसिस्टम किस तरह का है, उसमें हमारा बिजनेस कहीं ऐसा तो नहीं है जो प्रतिकूलता दे या किसी तरह की इकोलॉजी को, इकोलॉजिकल सिस्टम को हार्म पहुंचाए, ऐसा कोई बिजनेस तो नहीं है। या इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं, तो अगर हम उन पैरामीटर्स को नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे लिए समस्या बड़ी हो सकती है। तो उन पैरामीटर्स को समझना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग काम करना जरूरी है। इसी तरीके से एनवायरमेंटल एनालिसिस करने के लिए एक टेक्निक है क्वेस्ट, क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स। इसमें हम अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट में होने वाले इवेंट्स को बहुत ही क्लोजली वॉच करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं डिफरेंट इवेंट्स कि इनमें जो भी घटनाएं हो रही हैं वो हमारे क्या बिजनेस पे कोई थ्रेट तो नहीं डालेंगी, या हमारे बिजनेस को कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी तो नहीं देने जा रही। तो पहले से ही अगर कोई थ्रेट आने वाला है तो हम उसके लिए पहले से तैयार हो जाते हैं, और अगर कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको किस तरीके से उसका लाभ लिया जाए, इसके लिए भी हम तैयारी कर सकते हैं। फिर SWOT एनालिसिस आती है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट प्रोफाइल पे हम बात कर सकते हैं। हमारे बिजनेस जो भी एनवायरनमेंट है उसमें स्ट्रेंथ हमें क्या मिल रही है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे लिए थ्रेट्स क्या है, इन बातों का भी अध्ययन किया जाता है। तो इन तमाम बातों से अध्ययन करते हुए हम एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं। उसके बाद टेक्निकल फिजिबिलिटी आती है। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब है कि क्या हमारे बिजनेस में किसी खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है या किया जा सकता है, जिससे हम अपने प्रोसेस को और बेहतर बना सकें, अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बना सकें, अपने लिए हम कॉस्टिंग को और सुइटेबल ऑप्टिमाइज कर सकें किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो ऐसे किसी टेक्निकल जो सेटअप है, क्या उसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, क्या कोई टेक्नोलॉजी हमारे लिए सूटेबल है, या हम किस तरह की टेक्नोलॉजी कर रहे हैं उसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी में टेस्ट की जाती हैं। इसके बाद टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद आती हैं बातें मार्केट से जुड़ी हुई फिजिबिलिटी हैं, फाइनेंस से जुड़ी हुई फिजिबिलिटी है। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी पे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से एक, आप उदाहरण के तौर पे इस तरह से कह सकते हैं संक्षेप में कि एक प्रोजेक्ट के लिए सक्सेसफुल होने के लिए 3 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए, दूसरा टेक्निकली फिजिबल होना चाहिए, और तीसरा सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इन तीनों को ध्यान में रख के ही हम प्रोजेक्ट को लॉन्च करें तो बेहतर होगा। प्रोजेक्ट हमारा इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली वायबल का मतलब है कि हमारी जो कॉस्ट है और जो हमारे रिटर्न्स हैं वो और हमारे जो गोल्स हैं, इकोनॉमिक गोल्स हैं, उसको सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। हमारे पास जो हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी है उसमें हम अच्छा काम कर जाएं और अच्छे रिटर्न्स लेकर के आएँ, ये प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी हुई। एक अच्छी कॉस्ट प्लानिंग करें, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करें और एक अच्छा रिटर्न लेकर के निकलें। इसके बाद आता है टेक्निकली फिजिबल होना चाहिए। प्रोजेक्ट में बहुत सारी बातें, टेक्निकल बातें होती हैं जो उस पैरामीटर्स पे प्रोजेक्ट का खरा उतरना जरूरी है, अदरवाइज प्रोजेक्ट खारिज हो जाएगा। और सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। समाज को प्रोजेक्ट कुछ देने वाला होना चाहिए, समाज का उससे कुछ भला होना चाहिए। अगर समाज को ये दिखता है कि किसी प्रोजेक्ट से उसका भला हो रहा है तो वो उसका विरोध नहीं करेगा, वो उसको अस्वीकार नहीं करेगा, वो उसको मान्यता देगा। और जब मान्यता देगा तो आपके लिए मार्केट बढ़ेगी, आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ की और सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। तो इन बातों को समझते हुए हम चीज़ों को लेकर के चलते हैं।
और आज की इस चर्चा में हम लोगों ने बात की एक बिजनेस प्लान कैसे बनाएं, बिजनेस प्लान में डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं, किन किन बातों को इंक्लूड करें, क्या सावधानियां हम रखें, और दूसरा फिजिबिलिटी एनालिसिस, जो प्लान है वो कितना फिजिबल है, इस पर चर्चा की। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आशा है ये सारी बातें आपको ज़रूर कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगी और आपके लिए लाभकारी होंगी। नमस्कार।